चलिए, तो आज के विज्ञान के क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने टेक्सोनॉमी देखा था, वर्गीकरण, और वर्गीकरण के साथ साथ ऊतक वाला भी हमारा हो चुका है ना। चलिए, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे? कोशिका के बारे में। हमारे विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम क्या है? कोशिका। कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किन लोगों ने कोशिका का खोज किया, इसका सिद्धांत किन्होंने दिया, और कोशिका की और भी जो सामान्य जानकारी है, ये सब के बारे में अपने को इस क्लास में चर्चा करनी। ठीक, तो सबसे पहले तो यही जानना है कि ये कोशिका होती क्या है, कहाँ से आई कोशिका, कैसे बना, क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? सेल या फिर साइटो। ठीक है, कोशिका को क्या बोलेंगे? सेल या फिर साइटो। अब साइटो का जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। सिंपल सी बात है, साइटो के जो भी अध्ययन करेंगे उसको साइटोलॉजी। तो ध्यान रखना, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका क्या है? देखिए, कोई भी जो जीव है, उस जीव की उत्पत्ति, उस जीव का निर्माण किसी न किसी एक कोशिका से हुई है। मतलब हम यूं कहें कि किसी जीव की उत्पत्ति या किसी जीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। मतलब ये जो कोशिका ही है जो किसी जीव की सबसे न्यूनतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। समझ आ रहे हैं? तो कोशिका क्या है? तो कोशिका किसी भी जीवधारी की, किसी भी जीव का, किसी जंतु का, किसी पादप का सबसे न्यूनतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जो उस पूरे जीव के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। या यूं कहे कि उस कोशिका से उस किसी जीव का निर्माण हुआ है। समझ आ रहे हैं? तो किसी जीव की उत्पत्ति किससे हो रही है? कोशिका से। कोई ना कोई कोशिका से किसी जीव की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। अब ये जो कोशिका है, अभी हमने पढ़ा, कोशिका को हमने क्या कहा? साइटो कहा। और कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोलॉजी। जीवधारियों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका। अब प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किसी न किसी एक कोशिका से हुई है। ये हमने अभी आपको बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किसी न किसी कोशिका से हुई है। इसका मतलब यह है कि कोशिका, ये जो जीव होते हैं, वो जो जीव है या तो एक कोश की होगा या फिर बहुकोश की होगा। ठीक है, जीव कैसे होंगे? या तो एक कोश की होगा या तो बहुकोश की। एक कोश की मतलब एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होगा, और बहुकोश की मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग उसमें क्या होंगी? कोशिकाएं। जैसे यदि हम एक कोश के जीवों की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियन, ये कुछ जीव हैं जो क्या होते हैं? एक कोश की। अब एक कोश की होता है कहने का मतलब उसमें केवल एक कोशिका होगा ऐसा नहीं होता है। मतलब उसका मतलब ये है एक ही प्रकार की कोशिका। ठीक है, जैसे मान लो एक अमीबा है। ठीक है, मान लो एक क्या बना दिया मैंने यहाँ पे? अमीबा। ठीक, अब इतना बड़ा अमीबा है, मतलब इसमें सिर्फ एक तो कोशिका होगा ऐसा नहीं है। कोशिका इसमें बहुत सारा होगा, लेकिन कोशिका क्या होगा? एक ही प्रकार का होगा। यदि मान लेता हूं ये कोशिका ए है, तो सब क्या होंगे? ए होंगे। ये कहने को मतलब समझ में आ रहे थे? तो एक कोश की जीव जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारा। ठीक, यदि हम बहुकोश की जीव की बात करें तो जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होंगी, जैसे मनुष्य, कुत्ता, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? बहुकोश की जीव। समझ आ रहा है? तो जीव जो है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय हो सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना, कोशिकाओं में प्रायः स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। अरे स्वतः जनन की क्षमता है तभी तो नए नए जीव बना रहा है। यदि स्वतः जनन ही नहीं होता तो जीव बनने का ऑप्शन ही नहीं था वहां पे। ठीक, ये ध्यान रखना। 1665 में एक आदमी आया जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक नाम के आदमी ने पहली बार कोशिका का खोज किया और उसका नामकरण किया। तो नाम याद रखना, क्या नाम है? रॉबर्ट। मतलब इस आदमी ने हमको नाम दिया कोशिका, और हमको इसका नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? रॉबर्ट हुक का। कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और उसका नामकरण किया। इसकी एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया।
इस माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में इन्होंने बताया कोशिका के बारे में पहली बार। किसने बताया था? राबर्ट। ये नाम याद रखिए। आगे, जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो जीवधारियों में कितनी प्रकार की कोशिका? दो प्रकार की कोशिका। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आगे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। आगे कुछ सामान्य फैक्ट की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका इस पूरे पृथ्वी में जो अभी तक ज्ञात है उसमें सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, इतना बड़ा रहता है ना। हाँ, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। यदि हम मानव में सबसे बड़ी कोशिका बात करें तो फीमेल में जो अंडाणु होता है वो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, और मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मेल में जो शुक्राणु होता है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ये दोनों चीज याद रखेंगे, ठीक। चलिए, इसके अलावा यदि हम कोशिका को और बांटे तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बांट सकते। पादप मतलब पेड़ पौधे में पाई जाने वाली कोशिका, और जंतु मतलब जो जीव या जो जंतु है, जो जीवधारी है, उनमें पाई जाने वाली कोशिका। जाहिर सी बात है अंतर तो होगा, पादपों की कोशिका अलग होगी और जीवधारियों की कोशिका अलग होगी। कैसे अलग होती है तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पादपों की जो कोशिका है जो किसमें पाई जाती है? पेड़ पौधे में। इसमें क्या क्या होगा? कोशिका भित्ति, सेलुलोज और हरित लवक होगा। तीन चीज याद रखें। क्या क्या चीजें? कोशिका भित्ति, सेलुलोज, हरित लवक पाया जाएगा किसमें? पादप कोशिका। और जंतु कोशिका में यही तीनों चीजें नहीं पाई जाएंगी, ठीक। क्या क्या नहीं पाया जाएगा? तो कोशिका भित्ति, सेलुलोज और हरित लवक नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं। समझ आ रहा है? तो एक सिंपल सा अंतर याद रखना पादप कोशिका और जंतु। यदि सबसे प्रमुख अंतर बोले कि पादप और जंतुओं में मेन अंतर क्या है? कोशिका भित्ति। क्या याद रखेंगे? कोशिका भित्ति, जिसको आप कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर का सबसे प्रमुख जो चीज है वो क्या है? कोशिका भित्ति। समझ आ रही है? चलिए, तो यहां तक हमने क्या चीज के बारे में चर्चा कर लिया? कोशिका। किसके बारे में? कोशिका। एक सामान्य परिचय जाना कि कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये कुछ फैक्ट हमने देखा। और क्या देखा? पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, किसके ऊपर चर्चा करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की ये क्या होती है और इनमें प्रमुख अंतर क्या है, या फिर इनमें समानता है तो समानता क्या होती है, और किन किन चीजों में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। चलिए, चर्चा शुरू करते हैं फिर। किसका? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए, तो अभी हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका के दो प्रकार हैं। अभी हमने पढ़ा कोशिका कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में क्या अंतर होता है? एक चीज आप सिंपल समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ऐसी कोशिका होगी जिसमें कोशिका जो है पूर्ण विकसित नहीं होगा। समझ आ रहे? कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित नहीं होगा, प्रारंभिक स्टेज में होगा, मतलब इसमें कुछ चीजों का अभाव होगा, कुछ चीजों की कमी होगी। यदि कोई चीज है तो वह पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होगा। ऐसी कोशिका क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। समझ आ रहे? और जो यूकैरियोटिक कोशिका होगा यह पूर्ण विकसित होगा, मतलब उसमें जो भी चीज होगा फुल्ली डेवलप्ड होगा। यदि केंद्रक है तो पूर्ण विकसित होगा, यदि राइबोसोम है तो पूर्ण विकसित होगा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया है तो पूर्ण विकसित होगा। यही चीज प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित नहीं होगा, या तो होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बातें? तो इतना समझ आ गया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। क्या हमने सीखा? प्रोकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित नहीं होगा, या तो होगा ही नहीं। क्लियर है? और यूकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित होगा। समझ में आ रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग। अब ये कोशिकांग क्या होता है? कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग,
कोशिका के क्या क्या अंग होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये वो दुनिया भर की चीजें बहुत सारी होती है। समझ आ रहा है? इन कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है, और यदि होगा भी तो पूर्ण विकसित नहीं होगा। समझ आ रहे हैं? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसके अलावा इनमें अनुवांशिक पदार्थ तो पाए जाते हैं, किंतु हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। क्या प्रोटीन नहीं होता है? हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। समझ में आ रहा है? 70S राइबोसोम उपस्थित। इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होती है, लेकिन राइबोसोम का भी कौन सा कैटेगरी? 70S। भाई देखो ना, यहाँ 70S लिखा और यहाँ पे 80S। 70 मतलब जो है पूर्ण विकसित नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? ठीक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होती है, तो कौन सा वाला? 70S राइबोसोम उपस्थित होती है। ध्यान। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो हमने शुरू में ही बताया इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं, तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन से चीजों में होगा? तो जैसे जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल आदि में जो पाई जाती है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? समझ आ गया? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में 4-5 पॉइंट हमने जाना। पहला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। राइबोसोम तो होता है, कौन सा वाला? 70S वाला। अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक। इसके अलावा हमने देखा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। ठीक। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं किसको लेकर के? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब चर्चा करते हैं किस पर? तो यूकैरियोटिक कोशिका इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें पूर्णतः विकसित केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग पाए जाए, इसमें नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात है? ठीक। इसमें अनुवांशिक पदार्थ है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। इसमें राइबोसोम होता है, कौन सा वाला? 80S वाला। इसमें भी होता है, लेकिन वो 70 वाला है, और इसमें होता है वो 80 वाला है। समझ में आ रही बात है? ठीक है। तो इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, 80S राइबोसोम उपस्थित होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बिल्कुल, इसमें हर प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे। लाइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो दुनिया भर का सब पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। समझ में आ रही बातें? ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ कहाँ पे होता है? पेड़ पौधे में, जंतु में, मनुष्य में आदि जो जीवधारी है उनमें पाई जाती है। क्या है आपकी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। समझ में आ रही? देखिए, ये जो कोशिकांग क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या है तो उसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो उसका काम क्या है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने क्या देख लिया? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्री, जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, प्री, मेंस, फिर इंटर में, तो प्री मतलब क्या? आधा अधूरा चीज है, तो वैसे आधा अधूरा चीज है प्री। प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है? चलिए, तो सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी और जान लेते हैं। तो क्या क्या लिखा है? सामान्य सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता, है ना? सामान्य सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन है? जैकेरियस जॉनसन। देखो, आपका जो एग्जाम होगा ना प्रयोगशाला परिचारक या साइंस का, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के, एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी जो बाबा आदम के जमाने में चलता था, अब क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो सामान्य सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन है? जैकेरियस जॉनसन। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता नाल एवं रस। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता, या खोजकर्ता मतलब बनाने वाला, इसका आविष्कार करता। खोज तो नहीं किया है कि कोई मिट्टी खोदते खोदते गया तो मिल गया तो उस जगह, ऐसा थोड़ी होता है। खोजकर्ता से ज्यादा बढ़िया शब्द क्या हो सकता है यहाँ पे? आविष्कार। अंतर है ना दोनों में, खोज करना और आविष्कार करना। खोज मतलब हाँ, जो चीज इस संसार में पहले से मौजूद है उसको ढूंढ करके बता देना कि भैया ये देखो ये चीज है करके, वो खोज करना। जैसे हवा, ऑक्सीजन, ये धरती जब से बनी है तब से है, पहले मनुष्य नहीं जानता था, उसको खोज किया।
खोज करके बताया। कौन था वो आदमी? जेम्स प्रिस्टले, जिसने ऑक्सीजन के बारे में बताया। समझ आ रही? ये चीज क्या कहलाता है? खोज करना। आविष्कार मतलब इन्वेंशन, कोई नया चीज बनाना जो इस धरती में है ही नहीं, उसको आप अलग से बना के दिखाओगे। जैसे ये मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये था क्या पहले? ये मार्कर नहीं था, इसको बनाया गया। जैसे बल्ब, जैसे गाड़ी मोटर, हवाई जहाज, ट्रेन पहले से था क्या? कि मनुष्य जब आया तो आप लोगों को भगवान ने पहले से बना के रखा था, आएगा बेटा चलाएगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। समझ में आ रही बातें? ठीक, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन हुए? नाल एवं रस। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हमने 2 पॉइंट पे चर्चा किया। पहला, कोशिका क्या होती है, उसका सामान्य परिचय हमने जाना। उसके बाद हमने बताया कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक। इन दोनों के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के संगठन के बारे में, कि कोशिका किन किन चीजों से मिलकर के बनती है। ठीक, चलिए, तो अगले टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? कोशिका का संगठन। तो अभी हमने कोशिका के विभिन्न प्रकार पे चर्चा किया, जिसमें क्या क्या हमने देखा था? प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। चलिए, अब हम देखेंगे कोशिका का संगठन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? कोशिका का संगठन, कि ये जो कोशिका होती है यह किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है। देखिए, ध्यान रखना, कोशिका जो होता है मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। इसमें 3 चीजें पाई जाती है। ठीक, हालांकि होते बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें याद रखना है केवल कितने चीज? 3 चीज। तो कोशिका मुख्यतः 3 चीजों से बनी होती है, या कोशिका में मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती हैं। और ये 3 चीज क्या है? पहला क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और हमारा केंद्र। मुख्य रूप से ये 3 चीज याद रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं कोशिका के संगठन का। पहला चीज क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली या इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ये होती क्या है? तो ध्यान रखना, ये जो कोशिका झिल्ली होती है यह दोहरी परत वाली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कितनी परत वाली? दोहरी परत वाली। ठीक है, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है? कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, और यह एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ध्यान रखें। ठीक है, जैसे हम लोग प्याज वगैरह खाते हैं, देखना, तो प्याज वैसे करके छिलते हैं तो एक झिल्ली निकलता है, पारदर्शी झिल्ली होता है। लगभग वैसी ही एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन खास बात यह है, कोशिका के बाहर होती है। अरे कोशिका के अंदर में थोड़ी होगा, कोशिका के बाहर में होगा। ठीक है, तो कोशिका के बाहर में दोहरी परत वाली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? फिल्टर करना। क्या करना? फिल्टर। अब कोई भी जो भोज्य पदार्थ है या पोषक पदार्थ है, कोशिका के अंदर जाना है, और किसी भी चीज को कोशिका के बाहर जाना है, तो वहां पे फिल्टर का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली। मतलब जो काम का चीज है उसको कोशिका के अंदर जाने देगा, और जो अनुपयोगी चीज है उसको अंदर जाने नहीं देगा, वहीं पे छान लेगा। जैसे हमने कंप्यूटर पढ़ा, प्रॉक्सी सर्वर, मेन सर्वर से जुड़ने से पहले क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर होता है। वो क्या करेगा? यूजर की या जो कनेक्ट होने वाला नोड है उसकी क्या करता है? जांच करते हैं। यदि सही पाया जाएगा तो मेन सर्वर से जोड़ेंगे। वैसे ही कोशिका के अंदर यदि किसी चीज को जाना है तो पहले कहां पे चेकिंग कराना पड़ेगा? कोशिका झिल्ली। ये चेक करेगा, चेक करने पर सही पाया जाएगा तो कोशिका के अंदर, नहीं तो बाबू नो एंट्री। समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर और कोशिका से बाहर जाने वाली चीजों का क्या करेगी? जांच करती है, फिल्टर का काम करती है। समझ आ रही है? इसके अलावा प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। अब जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य मतलब लिक्विड। किसी चीज को जब आप काटोगे या मारोगे तो देखना लिक्विड निकलता है, तरल निकलता है। उस तरल को ये पैकेट के रूप में थैली जैसे बांध करके रखने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली। तो पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। और याद रखना, ये जो जीव द्रव्य होता है ना, इसी में सारी चीजें होती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे।
इसकी बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन की बनी होती है और अंदर जो होता है वो लिपिड का बना होता है। ठीक, याद रखना कोशिका झिल्ली का बाहरी और अंदर का जो परत है, इसका जो लेयर है, वो लेयर किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, लेकिन मध्य भाग किससे बनता है? लिपिड से बनता है। ये 2 पॉइंट हेडिंग हाईलाइट करके याद रखना। बाहरी एवं भीतरी परत किससे बनेगा? प्रोटीन से, और इसका जो मध्य भाग है वो किससे बन रहा है? लिपिड से बने। ठीक, ये देखो क्या लिखा है, कोशिका द्रव्यों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी को तो मैं बता रहा था, आने जाने वाली जो चीजें होती हैं उनमें फिल्ट्रेशन करने का काम किसका होता है? कोशिका झिल्ली का होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि कोशिका द्रव्यों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समझ में आ रही बातें? ठीक, तो ये हो गया आपके कोशिका के संगठन का पहला पॉइंट, जिसमें हमने किस पे चर्चा किया? कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, जिसको इंग्लिश में हमने क्या बोला? सेल झिल्ली। इतनी बातें आपको याद है। एक चीज याद रखना, बोलेगा सेल मेम्ब्रेन बना किससे होता है? तो याद रखना बाहरी और आंतरिक परत प्रोटीन से बनता है और इसका जो मध्य भाग है वो लिपिड से बनता है। इसका काम क्या है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कोशिका के अंदर एवं कोशिका के बाहर जाने वाली चीजों का जांच करना, फिल्टर करना, आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म या इसी को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो यदि आप साइटोप्लाज्म बोलो तो भी ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलो तो भी ठीक, लेकिन हिंदी में हम इसको क्या बोल रहे हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, अभी कोशिका द्रव्य क्या होती है तो ध्यान देना, कोशिका में उपस्थित आधारभूत द्रव्य है। आधारभूत द्रव्य मतलब लिक्विड, जो कोशिका के अंदर में भरी हुई है। और याद रखना इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के समस्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि लाइसोसोम। ये जितने भी कोशिका के अंग हैं वो सब किसमें उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। द्रव्य मतलब लिक्विड है, समझो एक थैली है ये थैली, और इस थैली के अंदर में क्या है? लिक्विड है, और उस लिक्विड में क्या है? बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित है। समझ में आ रहा है? तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है? कोशिका में उपस्थित आधारभूत द्रव है, विभिन्न कोशिकांग इसके अंदर में उपस्थित होता है। किसके अंदर में? कोशिका द्रव्य, या यूं कहें कि कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। समस्त जैविक क्रियाएं किसमें संपन्न होती है? कोशिका। अरे जहां कोशिका का अंग होगा वही तो सभी क्रियाएं संपन्न होंगी। ठीक है, इसके अलावा जीवन का भौतिक आधार कहलाती है। याद रखने पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार किसको कहेंगे? कोशिका द्रव्य, क्योंकि इस द्रव्य में ही कोशिका के अंग उपस्थित होंगे, और जहां कोशिका के अंग उपस्थित होंगे वहीं पर समस्त क्रियाएं क्या होंगी? संपन्न। ठीक है, याद रखना ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें 90% क्या होता है? पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, और लगभग 7% प्रोटीन पाया जाता है, और 1% के आसपास कार्बोहाइड्रेट, और बाकी जो 2% बच गया वो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब इसका ज्यादातर हिस्सा किसका बना होता है जी? पानी का। अरे पानी है तभी तो लिक्विड है, और उसमें सभी चीजें उपस्थित है। समझ आ रहा है? चलिए, तो कोशिका के संगठन में हमने 2 चीज देख लिया। पहले क्या देखा? कोशिका झिल्ली, और दूसरा क्या देखा? कोशिका द्रव्य। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? केंद्र, मेन चीज, सीपीयू है ना। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे कोशिका में एक सीपीयू होता है जिसका नाम क्या है? केंद्र। तो याद रखना कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है किसे? केंद्र। क्या बोल रहे हैं? कोशिका का मस्तिष्क। जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर की समस्त कार्यों का अंतिम रूप से निर्देशन एवं नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? सीपीयू। वैसे ही किसी कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का, समस्त कार्यों का अंतिम रूप से नियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वय करने का काम किसका होता है? केंद्रक होता है। इसीलिए केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ये मास्टरमाइंड है, पूरा दिमाग 3, 5, 6, 5 कौन करेगा? केंद्रक करेगा। समझ आ रहे हैं? ठीक, पहले लाइन से याद रखना है। क्या याद रखना है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके अलावा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, बिल्कुल। केंद्रक हो गया,
डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये सब क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। इन सब में क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ध्यान रखना, सभी का अपना अलग अलग काम होता है। डीएनए का अलग काम है, आरएनए का अलग काम है, जीन का अलग काम, लेकिन इन सब का मेन बॉस कौन है? केंद्रक। उन सभी के कार्यों का नियंत्रण करना, उन सभी के कार्यों का समन्वय करना, उन सभी के कार्यों का देख रेख करना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्रक। तो केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और जीव के प्रमुख लक्षणों को अगली पीढ़ी तक भेजने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि जीन है, हालांकि डीएनए है, हालांकि आरएनए, उनका काम होता है सब, लेकिन उन सब का नियंत्रण निर्देशन कौन करेगा? केंद्रक करेगा। तो जीव के प्रमुख लक्षणों को अगली पीढ़ी तक ले जाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? केंद्रक की। ठीक, चलिए आगे। कोशिका का प्रमुख अंग है, बिल्कुल प्रमुख कोशिकांग है। कोशिका के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो मैं बहुत पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि समस्त कोशिका के कार्यों को कौन नियंत्रित करेगा? केंद्रक करेगा, इसीलिए इसको मस्तिष्क कह रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक कोशिका में प्रायः एक प्रकार की क्या पाई जाती है? केंद्रक। मतलब एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः यदि कोई एक जीव है तो उसमें क्या होगा? एक प्रकार का केंद्रक होगा। ठीक है, एक कोशिका में। 1931 में रॉबर्ट ब्राउन, अब ये हीरो है, ठीक है, कौन हीरो है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में किसका खोज किया? और 1665 में कोशिका का खोज कौन किया था? देखो, कहां कहानी 1665 की है और कहां कहानी 1931। मतलब कोशिका के खोज होने के 200-300 साल के बाद में, 16-3-19 तो ऐसे हो गया, 300 साल लगभग। तो 300-350 साल के बाद में यह पता चला कि भैया कोशिका के अंदर में उसका एक मास्टरमाइंड होता है, केंद्रक, जो कोशिका के सभी कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण। उसको नहीं पता चला। किसको नहीं पता चला था? रॉबर्ट हुक को। वो बस बता दिया कि जीवधारियों में कोई चीज होता है जो इसमें, जिससे कोई चीज बनती है, वो क्या है? कोशिका। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उस कोशिका का भी नियंत्रण करने वाला कोई चीज है। उसको 1931 में कौन बता रहा है? रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आ रही बातें? देखो, कोई भी चीज जो खोज है, विकास है, ऐसी नहीं हो जाता है। बहुत सालों का मेहनत, बहुत सालों का रिसर्च, उसके बाद में कोई चीज पता चलता है। कहां 1665 और कहां 1931। तो 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोशिका के अंदर में एक चीज होता है जिसका नाम क्या है? केंद्रक है, और ये केंद्रक ही समस्त कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। क्लियर है? ठीक, उसके बाद में आगे चल करके स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत। तो याद रखना, कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान। और कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और कोशिका के अंदर में केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट। क्लियर है? ठीक, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। यदि किसी जंतु के कोशिका की यदि बात करें तो सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? केंद्रक। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? ऑप्शन देगा राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये वो। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? केंद्रक। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आज के क्लास में हमने कोशिका का शुरुआत किया है। 3 चीजों पे हमने चर्चा किया। सबसे पहले कोशिका का सामान्य परिचय देखा, उसके बाद में हमने कोशिका का प्रकार देखा, और अभी हमने क्या देखा? कोशिका का संगठन। अब कल के क्लास में हम देखेंगे कोशिकांग, कोशिका के प्रमुख अंग। एक एक अंग के बारे में जानेंगे, जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, केंद्रक, जीन, डीएनए, आरएनए, ये सब के बारे में कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ रही है? चलिए, तो इस क्लास को आप कई बार और देखना, 2 बार 3 बार, तब जाके चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, क्या क्या चीज, 3 चीज पढ़ा हमने, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। कोशिका का सामान्य परिचय, कोशिका के प्रकार जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखा, और अभी हमने क्या देखा? कोशिका का संगठन, जिसमें 3 चीजें हमने पढ़ी, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तीनों के अलग अलग काम। चलिए,
समझ आ रही बातें? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कोशिकांक। ठीक है।